बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा से हम बात करते हैं और हमारा मकसद यही होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मसाइल हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाए जाएँ और वहाँ के मसाइल हल किए जाएँ। और न सिर्फ मसाइल हल करने की बात बल्कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि हमेशा से निगलेक्टेड रहा है वफाक की जानिब से, बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर तरक्याती मनसूबे भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर प्लानिंग भी की जाती है, वहाँ के लिए फ़ंड्स भी जनरेट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाता और गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर वो अहमियत उनको दी नहीं जाती। और सबसे जो वहाँ का अहम मसला पिछले 70 सालों से चला आ रहा है वहाँ की आईनी हैसियत का। इस हवाले से पिछले प्रोग्राम में भी हमारी बात हुई थी कि उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज उस पर भी थोड़ी जिक्र करेंगे कि मजीद क्या पेशरफ्त है। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से में लोग मौजूद हैं, जब भी वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो उनके मुझ से सिर्फ एक ही बात हमें सुनने को मिलती है कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ सैर व सियाहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम जरा बात करेंगे कि सैर व सियाहत के अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और अगर गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो दी जाए तो सिर्फ सैर व सियाहत नहीं बल्कि दीगर शोबों में भी तरक्की लाई जा सकती है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया डॉक्टर इकबाल साहब ने, साबिक वज़ीर रह चुके हैं, सीनियर साफ़ी उनके साथ मौजूद हैं जमील नगरी साहब। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करते हैं, इससे पहले भी हम आईनी हैसियत के हवाले से बात कर रहे थे, आईनी हैसियत पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले जिस तरह से मैंने इब्तदाइया में बोला कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जो लोग मौजूद हैं उनके नज़दीक गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ एक सैर व सियाहत की जगह है और कुछ नहीं है, तो उनके लिए ज़रा मैं चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत पर ज़रा आज आप रोशनी डालें। देखिए काशिफ भाई, अब जाहिर है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का जिस तरह से आप एडवर्टाइज़ करेंगे उनके जहन में तो यही चीज़ें बैठ जाएंगी, लेकिन जो रियल हिस्ट्री है वहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की, वो तो आप यहाँ पे जाके आप किसी मिनिस्टर से पूछें, वफाकी वज़ीर से पूछें, किसी MNA से पूछें, उनको भी नहीं पता है। ये तो हमें पता है कि हमने वहाँ पे हमारे जो आबा व अजदाद हैं उन्होंने किस तरह से इस इलाके को स्ट्रेटजिक इलाका है। देखें, इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की जो पोजीशन बन गई है इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों बन गई? वो इसलिए कि आपका चाइना के साथ बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और 28,000 मुरब्बा मील जो है वो इलाका है जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया के अंदर, उसके बराबर है, ठीक है, इक्वल है तकरीबन। और दुनिया की 8 में से 8,000 से ऊपर जो चोटियां हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं, ठीक है ना। सबसे बड़े दुनिया के ग्लेशियर वहाँ पर हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे ज़्यादा वो जो नेचुरल लेक्स हैं वहाँ पर हैं। कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है ये, और इसको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बग़ैर किसी इमदाद के अपने तौर पर, वहाँ पर डोगरों की हुकूमत थी, उनके साथ जंग करके, वहाँ पे आप जाएँ चिनारबाग में जो शोहदा हैं उनकी लिस्टें लगी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं वो यादगार के ऊपर, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक़्त हालांकि पाकिस्तान के साथ कोई इनका कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। उन्होंने अपने तौर पर रिवोल्ट करके उस इलाके को आज़ाद करवा कर इतने बड़े इलाके और ख़ूबसूरत इलाके को, स्ट्रेटेजिक इलाके को, इंडिया से आपका बॉर्डर मिलता है, चाइना से मिलता है, अफ़गानिस्तान से मिलता है, सेंट्रल एशिया के साथ मिलता है, तो इसको आज़ाद कराकर आके पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और अनकंडीशनली पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो जाहिर है आपको हमेशा से डिस्कशन में आपको पता चलता है कि हमें नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। कई साल तक, 72 साल तक हम जो है वो गुमगू की हालत में थे, ना इधर थे ना उधर थे। लोग कहते थे कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान कहता था कि ये तो आप मुतनाज़िया खत्तों में शामिल, आप मुतनाज़िया इलाका है। कश्मीर के अंदर जब रेफरेंडम होगा तो 72 साल से तो रेफरेंडम हुआ नहीं, आगे की कोई गारंटी है नहीं कि रेफरेंडम होगा या नहीं होगा। तो ये जो हमारी 2 नस्लें बग़ैर हुकूक के, आपके जो पाकिस्तान के अंदर जो आइनी अदारे थे उनके अंदर जब तक आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, आप पहले दर्जे के शहरी नहीं कहला सकते उस मुल्क के, ठीक। इस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और अब अल्लाह के फजल से जो इंटरनेशनल हालात पैदा हो गए, पाकिस्तान का चाइना के साथ जो सीपेक का मुआहिदा हुआ, बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ गए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत पड़ गई और इसको हुकूक देने का उन्होंने सोचा। लेकिन जो आपने सवाल किया था कि यहाँ पर लोग सिर्फ टूरिज़म के हवाले से,
सिर्फ अगर टूरिज़म के हवाले से भी अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान इसको फोकस करे, जिस तरह से मलेशिया डेवलप हुआ है, जिस तरह से तुर्की डेवलप हुआ है, जिस तरह से आपका दुबई सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म से, मलेशिया $40 बिलियन कमाता है साल का टूरिज़म से। मैं वहाँ पर रह चुका हूँ, 15 साल मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी। तो उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इतना पैसा उनके पास टूरिज़म से आता। तो ये पाकिस्तान जो है इसको गिलगित बल्तिस्तान को डेवलप करके टूरिज़म के लिए वहाँ से इतना पैसा कमा सकता है कि मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है चंद सालों में, देखें टूरिज़म तो आपके पास ऑलरेडी एक, आपने ये नहीं है कि आपने एक डैम बनाया, आपने कोई ब्रिज बनाया, उसमें कई टूरिज़म आप एडवर्टाइज़ करते पूरी दुनिया से जो है ना। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वरना इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जगह नहीं होगी। अच्छा, टूरिज़्म पर मैं आता हूँ। टूरिज़्म के हवाले से हमें ज़रा फ्रेंडली माहौल देने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करते हैं। जमील साहब, आप सहाफ़ी हैं, आप यकीनी तौर पर पार्टी के अंदरूनी तौर पर बहुत सारी खबरें आपको मिलती होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इक़्तिदार में है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप ज़रा जो आइनी हैसियत का मामला है उस पर कुछ कहिएगा, कहाँ तक पहुँचा है वो मामला अभी तक? सर देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मीडिया में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे जो अपने ज़राए हैं उसमें जो ये ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, आइनी जो बिल पेश होना है पार्लियामेंट में, ओबियसली उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और हुक्मरान जमात ये भी क्लेम करते हैं चूँकि ऑलरेडी हमारी जो है अपोजिशन के पार्टियों से कमिटमेंट हो चुकी है, हम उस बिल को पेश करेंगे तो उस पे वो भी वोट करेंगे और ये बिल मेजॉरिटी से पास हो गए बगैर किसी ऑब्जेक्शन के, बगैर किसी मसले का। लेकिन अब ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है इसमें जो स्टेक होल्डर्स है उनके दरमियान मशावरत है। कल परसों भी एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये डिस्कशन हुई है, आया इसको कौमी असम्बली में कितनी सीटें देनी चाहिए गिलबस्तान को, सेनेट में कितनी जो है नशस्तें होनी चाहिए और बाकी मॉडलिटीज़ भी तय कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि फ़ॉरेन ऑफिस का अभी तक इसमें इनपुट नहीं आया है, बल्कि अभी तक उनका जो है ये ऑब्जेक्शन ज़रूर है कि चूँकि ये इलाका आइनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता है, ये मुतनाज़ा इलाका है, जैसा आज तक हमारे साथ होता रहा, उस पे अभी तक वो क्लियर नहीं है और उनके ऑब्जेक्शंस अभी तक बरकरार है, उस पे इनका इनपुट भी नहीं आया है। और फिर जो वहाँ के लोकल पीटीआई के जो लीडरशिप है उनकी भी कुछ डिमांड्स है। यहाँ मरकज़ में अब जैसा सीएम और काबीना और अली अमीन गंडापुर जो फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर और गिलगित है, उनकी तरफ से एक डिमांड है कि जी वहाँ पर कम से कम कौमी असम्बली में 8 नशस्तें होनी चाहिए, सेनेट में 10 नशस्तें होनी चाहिए। इस पे यहाँ की जो लीडरशिप है बल्कि वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ 3 डिवीज़न के हिसाब से 3 नशस्तें होनी चाहिए, बाकी सेनेट में भी 5 नशस्तें होनी चाहिए। तो इस पे अभी भी उनके दरमियान मशावरत चल रहा है। सीएम गिलबस्तान भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमारे ज़राए के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर मशावरत हो रही है। वो जल्दी से इस बिल को ड्राफ्ट तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को देना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म अप्रूवल के बाद फिर ओबियसली जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट से अप्रूवल के बाद फिर इसको बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली में टेबल किया जाएगा और उसके वहाँ से इंडोज़ कराएंगे तो फिर आगे एक प्रोसेस चलेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से जमील साहब ने कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक इस पर कोई इनपुट आया नहीं है, इससे पहले भी ये मामला चलते रहे, लेकिन इंटरनेशनली भी सिचुएशन अब चेंज हो रही है। अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की अगर हम बात करें, बाकी जो मामला चल रहे हैं, तो क्या उनकी वजह से ये मामला डिले चल रहा है या वाक़तन मुतनाज़ा होने की वजह से फ़ॉरेन ऑफिस इस पर कोई इनपुट दे नहीं पा रहा है? देखिए काशिफ भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि प्रोविंस बनाना है, प्रोविजनल प्रोविंस बनाना है, ये डिसाइड हो चुका है। ठीक। ये डिसीजन कौन करता है? ये आपका स्टेट करता है। ठीक है। स्टेट के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो आपका फ़ॉरेन ऑफिस भी है, आपका जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म भी है, आपकी फ़ौज भी है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, सारे मिल के इन्होंने डिसाइड किया है और ये बहुत पहले डिसाइड हो चुका है। ठीक है। उस वक़्त ये गिलगित के इलेक्शन थे, उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए और कश्मीर इलेक्शन के बाद फ़ौरन ही इन्होंने इसके ऊपर एक्शन शुरू किया। अब जहाँ तक फ़ॉरेन ऑफिस का ज़िक्र है,
उसमें हकीकत है वो ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस को जाहिर है कल को प्रोविंस बनता है, इंडिया खामोश नहीं रहेगा, इंडिया शोर मचाएगा। जैसे उसने 370 को रिवोक करके कश्मीर को अपना पार्ट बनाया था तो जाहिर है पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी। ठीक है, पाकिस्तान ने भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया और अभी तक वो डिस्प्यूट उसके ऊपर चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को अगरचे ये प्रोविजनल सेटअप है, प्रोविजनल प्रोविंस बना रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंडिया उसको एक उस बहाने के तौर पर उठाएगा, कहेगा कि ये क्योंकि उसके कई दफ़ा स्टेटमेंट आ चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये इंडिया का पार्ट है, क्योंकि वो कश्मीर को अपना पार्ट समझता है, तो गिलगित बल्तिस्तान को भी वो अपना ही हिस्सा समझता है। तो जब ये असम्बली में आएगा, असम्बली से पास होगा, तो इंडिया तो उसके ऊपर शोर मचाएगा। उसको किसने हैंडल करना है? आपके फॉरेन ऑफिस ने हैंडल करना होता है। जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन में या दूसरे मुल्कों में इश्यूज़ होते हैं, उनको आपका ना आपका वज़ीर-ए-आज़म ना फौज ना फॉरेन ऑफिस उनको डील करता है। तो ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस के लिए मुश्किलात तो होंगे, लेकिन उनको किस तरह से डील करना है ज़ाहिर है ये फॉरेन ऑफिस ने डिसाइड करना होता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाते हैं कि इसको हम फ़र्ज़ करो कल ये मसला होता तो हम इसको कैसे डील करेंगे, ये होता तो किस तरह डील करेंगे, ये चीज़ें हैं। बाकी फॉरेन ऑफिस जो है वो इनकार नहीं कर सकता है सो बनाने के लिए, वो इसलिए कि स्टेट ने जब एक दफ़ा डिसीजन ले लिया आपका, और ये जो डिसीजन है ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये स्टेट लेवल पर हो चुका है, तो इसको फॉरेन ऑफिस जो है वो इनकार करके उसको रिवर्स नहीं कर सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रखिएगा। ऑलरेडी जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। जमील साहब, डॉक्टर इकबाल साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जमील साहब, आईनी हैसियत पर तो हमने बात की ब्रेक से पहले, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर तरक्की की बात की जाए, वहाँ के मंसूबों की बात की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ पर इक़्तिदार में है, और ग़ालिबन अभी तक जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है तमाम तो लोगों से, बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक मुतमईन नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अच्छा परफॉर्म कर रही है? सर देखिए, अब इब्तिदाई अयाम है, हम इसको यूँ समझ लेंगे कि चूँकि उनका गवर्नमेंट बनी अभी पूरे साल भी नहीं हो चुका, लेकिन बहुत सारे जो मंसूबे जो PSDP के मंसूबे हैं या जो लोकल ADP में बहुत हद तक इन्हांस किया है, उससे लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है। लेकिन मसला ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो किस तरह है, कब तक वो इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या आया जो अनाउंस शुदा मंसूबे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन टाइम पॉसिबल है या नहीं है, ये बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि अब ये जो 375 अरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान हुआ, वो उसके ज़रिए से बहुत सारे वहाँ के तरक्याती स्कीमें हैं, लेकिन ये 5 साला मंसूबा है। अब चूँकि मरकज़ में PTI की गवर्नमेंट के पास 2 साल का अरसा रहता है, आया ये 5 साल अगर इनके 2 साल में इनकी गवर्नमेंट चली जाती है तो बाकी 3 साल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या मुस्तकबिल बनेगा? क्योंकि ये तो 5 साल का मंसूबा है इनके पास, एक साल में इन्होंने नहीं करना है, बल्कि तकसीम किया हुआ है, साल में 75 अरब रुपये होंगे, नेक्स्ट साल में 75 अरब रुपये, चले 2 हम सालों की बात करते हैं तो वो उसका तो, लेकिन बाकी जो 3 साल बाकी रहते हैं, और बल्कि बड़ा हिस्सा उस बजट का वो 3 साल बाकी 3 सालों में है, तो आया उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे मुमकिन है? तो ये सारा डिपेंड करता है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। लेकिन वो ऐलान तो हो चुके हैं बहुत सारे मंसूबे, उससे लोग खुश हैं, मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं होती तब तक उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, नून लीग जब आई उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, क्या जब भी कोई नई जमात आती है, क्या जो इब्तदाई टाइम होता है, जिस तरह से नकवी साहब ने बोला कि अभी तो इब्तदाई अयाम है, फ़िलहाल तो लोग खुश नज़र आ रहे हैं, क्या हर दौर में यही होता है और उसके बाद जब वक्त गुजरता है तो हमें लगता है कि यार जो पहले लग रहा था वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ था? बिल्कुल इसी तरह होता है काशिफ भाई। ये जो आपके पहले 2 साल होते हैं, इसमें आपने प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं, उसके बाद जो 2-3 साल होते हैं उनमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है।
ठीक है। आखिरी साल तो आप कुछ काम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी कोई बात आपकी मानता भी नहीं है। वैसे वो इलेक्शन ये होता इलेक्शन का साल होता है, फिर ये कि लोगों को भी पता होता है अभी जा रहे हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी को भी और आपकी डिपार्टमेंट्स को भी पता होता है। तो ये जो शुरू के 2 साल हैं, इनमें आपने प्रोजेक्ट लाने हैं, और प्रोजेक्ट ऐसे लाने हैं जो वाकई में उसका कोई रिज़ल्ट आपको सामने आ जाए। अब ये जो जमील नगरी साहब बता रहे हैं कि बात इनकी दुरुस्त है, इन्होंने ऐलानात बहुत सारे किए हैं, इलेक्शन के दौरान भी बड़े ऐलानात किए थे, लेकिन वो फिर ऐलान ही रहे, उससे आगे उनके ऊपर। जैसे मेरे हलके में मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, मैं आज़ाद लड़ रहा था, और मैं सेकंड पोजीशन मैं सेकंड पोजीशन में आया, और इन्होंने मुझे हराने के लिए दनियोर में आके इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सेवरेज सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि लोगों का डिमांड था। अच्छा, इसको उन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे हल्के को अलग से। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने कहा यहाँ हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे सुल्तानाबाद एक जगह। अब उसका वो जो ऐलानात थे, बड़े बड़े ऐलानात करके वोट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर अभी कोई जिक्र ही नहीं करता है वो ऐलानात किधर गए। तो ये बात ये है कि आप ठीक है, गवर्नमेंट में जब आप होते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं ऐलानात करके, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, लोगों को इन बातों का पता चल जाता है। आजकल डिजिटल दौर है, लोग पढ़े लिखे नौजवान नस्ल जो है ना, वो इंटरनेट पे हर कोई इनको पता चलता है। अब इन्होंने तो कहा कि हमने इतने प्रोजेक्ट लाए, 305 अरब का उन्होंने कहा कि हमने पैकेज लाया। अच्छा, उसके बाद कहा कि 105 अरब का हमने बजट पास किया, ये कोई 400-500 अरब हो गए। तो 400-500 अरब ठीक है, आप 1000 अरब भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपके पास एलोकेशन कितनी आती है। असल चीज़ होती है एलोकेशन। ठीक, एलोकेशन वहाँ पे है नहीं, ठेकेदारों ने काम बंद किया हुआ है। 1 साल से वो वहाँ पे बैठे हुए, मेरे हलके में कई ठेकेदारों ने काम बंद करके वो कहते हैं हमें आगे से पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो हम क्यों काम करें। बात ये होती है कि आपको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, एलोकेशन ज़्यादा होगी तो आपने छोटा सा काम भी अनाउंस किया तो वो जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। आप अरबों के काम अनाउंस करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप उधर पैसा नहीं देते हैं, ठीक है ना। वो ऐलानात, उसका नुकसान होता है। काशिफ भाई, ये पॉलिटिकली, मैं तो 30-40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, इसका जो रिएक्शन होता है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। ठीक, आप लोगों को क्या करते हैं, उनका जो स्टेक जो है ना ऊपर ले जाते हैं, झूठे ऐलानात करके कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये ऐलान किया, वो ऐलान किया। 1-2 साल बाद पहले तो लोग बड़े हाइपर हो जाते हैं कि यार बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, लोग बड़े अच्छे हैं, सिंसियर हैं, हमारे लिए ये ऐलान किया, वो ऐलान किया। 1-2 साल गुजर जाता है तो उसके बाद देखते हैं कि वहाँ ग्राउंड पे अनग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो उसी हिसाब से ही उनसे नफरत करते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन इनको देखा, ये चीज़ें आती हैं तजुर्बे के साथ। इनके पास तजुर्बा नहीं है, ये सब नए लोग हैं, नई पार्टी है, तो ये समझते हैं कि शायद इस तरह से ऐलानात करके हम लोगों को, वो आपको कल नेक्स्ट इलेक्शन भी तो आना है। पिछली पार्टियों ने भी इसी तरह से ऐलानात करके और उसके बाद उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, इस वजह से वहाँ के लोग बदजन हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मुंतखब किया, इन्होंने भी वही काम किया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ जिसकी गवर्नमेंट बनती थी वो पहले से पता होता था वहाँ उसकी गवर्नमेंट बन रही है। आज़ाद कश्मीर में आपने देखा ना, ठीक है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तो उनकी गवर्नमेंट बन गई। वफाक में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी वहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट बन गई। यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो इनको पता था कि सबको पता था कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनना है, तो वो क्योंकि देखो इसमें इनके लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वफाक में जो गवर्नमेंट होती है ज़ाहिर है उन्होंने ही फंड्स देना होता है आगे प्रोजेक्ट्स के लिए आपके लोगों को। सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो रोज़गार का है। मेरे हलके में सबसे ज़्यादा मुझ पे जो क्रिटिसाइज़ होता था कि हमें रोज़गार नहीं दिलाया, हमें नौकरियां नहीं दिलाई। अब ये 1 साल हो गया, मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो मुझसे यही गिला करते थे कि हमें तो कोई नौकरी मिली, एक आदमी को एक ग्रेड 1 भी कहीं पे नहीं लगाया। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों को जो है ना अपने मसाइल से वास्ता होता है।
उनको पार्टी से या आपसे कोई वास्ता नहीं होता। इट्स अ जेनेरिक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमेशा से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जो मैनिफेस्टो होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जो ऐलानात किए जाते हैं उनके मुताबिक नहीं होता सब कुछ। ये क्या इलेक्शन का ट्रेंड है ही यही, या ये सिर्फ हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में ही होता है? नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये इलेक्शंस जो है ना, इसके दौरान जाहिर है एक इंसान है, इंसान दूसरे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जाहिर है आपने कुछ ना कुछ ऐलानात करने होते हैं, ठीक है ना। वो झूठे भी होते हैं, उसमें सच भी होता है। अगर सच हो गए तो जाहिर है आपकी वाह है, कल को आपको फिर आ सकते हैं, दोबारा आ जाएंगे। अगर झूठा साल 2 साल बाद पता चलता है। देखें अभी इनके पास टाइम ही 2 साल का है, आगे सूबा बनेगा इंशाल्लाह 2023 में नए इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त तक इनके पास टोटल 2 साल का पीरियड है। ठीक, 2 साल में अगर इन्होंने डिलीवर किया तो आगे इनके लिए फिर चांस बनेगा। अगर डिलीवर नहीं किया, आगे इनको अनग्राउंड लोगों को कुछ नज़र नहीं आया, तो फिर जाहिर है इनका तो फिर वही। और फिर आगे जो ख़तरनाक वो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ इलेक्शन होंगे, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी आ रही है किसको। जाहिर है उसमें तो फिर लोग मेरिट पे जाएंगे, ठीक, कि कौन सी पार्टी सिंसियर है, कौन लोग काम करते हैं, कौन आदमी हमारे साथ सिंसियर है। ये नहीं होगा कि वफाक में फलाने की गवर्नमेंट है तो हम इसको वोट दे देंगे, ये नहीं होगा। तो ये हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सूबा बनने के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें लोग जो है वो मेरिट पे वोट दे देंगे, और जो है ना पता नहीं होगा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। जाहिर है उसमें फिर लोगों के अपने मयार हैं, अपने क्राइटेरिया हैं, लोग उनको देखेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी जो सिंसियरिटी है, आवाम के साथ इंक्लूसिवनेस है, किस तरह से ये लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। जो आदमी झूठ बोलता है लोगों के साथ, इस तरह की वो करता है, 2 नंबरी करता है, वो खुद ब खुद आउट हो जाएगा। पॉलिटिक्स में यही होता है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में तो आईनी हैसियत का एक मसला तो है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के नौजवान जो लोग हैं उनको क्या मसाइल हैं, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। जमील साहब, यू आर क्वाइट यंग, आप यंग जर्नलिस्ट हैं और प्रैक्टिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, सीनियर भी हैं। वहाँ के जो नौजवान लोग हैं, अब हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की निस्बत। तो वहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनको किन मसाइल के सामने, बेरोज़गारी के साथ साथ दीगर मसाइल भी हैं? जी, सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी का है, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के यूथ ही इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुत ही महदूद वसाइल है, बल्कि वसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन का जो तरीका है, मैकेनिज़्म है, वो तय नहीं हुआ, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो हम अपने रिसोर्सेज से भी उस तरह के फ़ायदे नहीं उठा सकते जिस तरह हमें करना चाहिए। तो वहाँ के जो यूथ है उनके पास डिग्रियां हैं, बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, वहाँ से हज़ारों में सालाना फारिग तहसील होते, लेकिन रोज़गार के मौक़े बिल्कुल नहीं है। एक तो कारोबार जो है, जो बिज़नेस सेक्टर है वो भी बहुत ही महदूद है। टूरिज़म है या पाक चाइना बॉर्डर के ट्रेड से थोड़े से बहुत मुंसलिक रहते हैं, लेकिन वो भी सीजनल है। चाइना बॉर्डर भी सीजनल है और टूरिज़म भी सीजनल है। अब जैसे कोविड की वजह से पूरे 2 साल से मुकम्मल तौर पर दोनों इंडस्ट्रीज़ बैठ गए हैं, और फिर उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की जो है तलाश होती है, उनके पास ये ऑप्शंस होता है। वो भी काफ़ी सालों से बहुत सारे वैकेंसीज़ है, बहुत सारे मौक़े हैं, वहाँ पर भी उन पे भी काम नहीं हुआ है, उनमें भी इंडक्शंस नहीं हो रही है। तो उस वजह से वहाँ के नौजवानों में एक फ्रस्ट्रेशन पाया जा रहा है। और कल ही की बात है कि बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की तरफ से या वहाँ से जो पीएम लोन्स का अनाउंस हुआ था, उनके जो बिज़नेस लोन्स के लिए, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन अभी तक 9 महीने गुजरने के बावजूद भी वो ये कह रहे थे कि अभी तक हमें कोई रिस्पांस, हम ऑलरेडी हमने तमाम क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, उनके जो कंडीशंस थे, लेकिन उसके बावजूद हमें लोन्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़े मसाइल है जो वहाँ के यूथ फेस कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह जमील साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से तो माला माल है, लेकिन उन रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना ये मैकेनिज्म तय नहीं है। ये मैकेनिज्म कौन तय करेगा? वहाँ पे इक़्तिदार में जो लोग मौजूद हैं वही लोग तय करेंगे, तो क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी जाती? फिर देखिए काशिफ भाई, बात यह है कि
जब हम पहले 5 साल गवर्नमेंट में थे और उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यही मसाइल पेश आते थे। फ़ॉरेन इन्वेस्टर आता था वहाँ पर, कहता था हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एग्रीमेंट किसके साथ करें, इसकी गारंटी कौन दे देगा, क्योंकि आप जब तक आपका स्टेटस क्लियर नहीं हो तो कोई भी इन्वेस्टर आके वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। करना चाहते हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, आप देखें मिनरल्स के अंदर अभी अफ़गानिस्तान में कहते हैं 3 ट्रिलियन का आपके पास मिनरल है अफ़गानिस्तान, उससे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, लेकिन उनको एक्सप्लोर कौन करेगा, वहाँ के लोकल तो नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको अरबों रुपए लगा के, हो सकता है आपको 1 रुपया भी नहीं मिले, हो सकता है आपको 1 करोड़ लगा के अरबों मिल जाए। बहुत बड़ा रिस्क की इन्वेस्टमेंट है मिनरल्स के अंदर। तो मिनरल्स के अंदर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास पावर के अंदर 50,000 मेगावाट आप बिजली बना सकते हैं, लेकिन ये है कि सवाल ये है कि बिजली बना के आप क्या करेंगे, किसको बेचेंगे। वहाँ पे आपके पास 10, 15, 20 मेगावाट आप लोकल को दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस में है, किसको दे देंगे। जब तक आपका जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, आप वहाँ से बिजली बना के दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें या उसका कोई और यूटिलाइजेशन, तो ये है कि उसके बाद आपके पास टूरिज़म की इतनी बड़ी पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, और ये बहुत कम ममालिक के अंदर इतनी बड़ी टूरिज़म के अंदर पोटेंशियल होती है जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो इसके लिए बात ये थी कि आपका स्टेटस क्लियर नहीं था। अब ये जो सोबा की बात कर रहे हैं, सोबा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आपके पास, आप IMF के पास जाते थे, दियामर बादशाह डैम के लिए आप गए लोन के लिए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा ये तो डिस्प्यूटेड है, इंडिया उधर से पहुंच जाता है, कहता है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो आप वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोन नहीं मिलता था, आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो नहीं आता था। अब अल्लाह के फजल से ये चीज़ें जब सोबा बनेगा तो ये क्लियर हो जाएंगी। आपको सॉवरेन वारंटी चाहिए, वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट वो खुद मुख्तार होगी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सोबा होगा तो जाहिर है उनके पास फिर अपना रेवेन्यू भी बनाएंगे वो, और फिर यहाँ से आपको ये जो NFC है या दूसरे जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फंड्स का, वहाँ पे आपको एक्सेस, आपको वहाँ से शेयर मिलेगा। शेयर मिलेगा तो आपकी जो पोजीशन है या आपका जो स्टेटस है वो मुख्तलिफ होगा पहले की निस्बत। फिर आपके वहाँ पे जो है ना इन्वेस्टर लाना और फिर उनके साथ एग्रीमेंट करना और ये चीज़ें सारी जो है ना वो इजी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सोबा जो है ना इसको जल्द अज जल्द बनाएं ताकि आपके देखो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये ज़रूरी है कि डिस्प्यूटेड जो एक टैग लगा हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए, ये रजिस्टर्ड एरिया हो जाए, लेकिन टूरिज़्म के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए उसका तो इससे कोई कंसर्न नहीं है उस पर, तो उसको तो डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, टूरिज़्म के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट देखें। मैं अमेरिका गया था, वहाँ मुझे एक न्यूयॉर्क के अंदर एक फंक्शन था, कोई आज से 3-4 साल पहले की बात है। कोई 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे एड्रेस और नंबर लिया था। वो कह रहे थे कि हमने आके वहाँ उस एरिया में इन्वेस्ट करना है टूरिज़म के अंदर, ठीक होटल बनाने हैं, लोग बड़े बड़े होटल बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, वहाँ पे सोच रहे हैं। लेकिन ये कि उसके लिए आपके पास कोई मैकेनिज़्म हो ना, कोई सिस्टम हो कि कल कोई इन्वेस्टर आता है, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है, अचानक उसका पैसा डूब गया, कुछ हो गया, तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर तो ठीक है पंजाब गवर्नमेंट जो है ना उसका अपना एक सिस्टम है, वफाक उसको गारंटी देती है इसी तरीके से, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे वफाक गिलगित बल्तिस्तान में वफाक और हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है इनके अंदर गैप था, ठीक है ना। वो चीज़ें जो यहाँ सूबों में होता है वो वहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, आईनी हैसियत का मसला जब तक हल नहीं होता तब तक गिलगित बल्तिस्तान मजमूई तौर पर तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जमील नबी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।